हेलो एवरीवन, मैं आशीष सेन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट वन ट्राई में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर यह क्या कार्य करता है और इसके कौन कौन से अंग होते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारी बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ। तो उसका राइट आंसर जो होता है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संघ के निर्माण करने का निश्चय किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। 24 अक्टूबर 1944 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाना था। शुरुआत में इस संघ में 51 सदस्य थे, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल था। लेकिन वर्ष 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 हो चुकी है। दक्षिण सूडान को 193वें देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में जोड़ा गया है। तो गाइस, यह बात तो हम समझ गए कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति और सुरक्षा बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से देशों ने आपस में युद्ध किया था। अब ऐसे में बहुत से राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक ग्रुप बनाने का सोचा, जिसका उद्देश्य होगा जो आपस में जो देश होते हैं उनको युद्ध करने से रोकना, शांति बनाए रखना, और अगर दो देशों के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद चल रहा है तो उन्हें शांति से सुलझाना। तो इसीलिए इन्होंने 24 अक्टूबर 1944 को एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसमें शुरुआत में 51 कैंडिडेट को जोड़ा गया। लेकिन 2011 तक जो इसके सदस्यों की संख्या है वह 193 हो चुकी है, यानी कि 193। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शुरुआत में कितने सदस्य थे, तो आंसर रहेगा 51। लेकिन अगर पूछा जाए कि आज की डेट यानी कि 2011 तक कितने सदस्य हो चुके हैं, तो वो है 193, जिसमें 193वें देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में जोड़ा गया है दक्षिण सूडान को। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे वो रहे हमारे एंटोनियो गुतरेश। एंटोनियो गुतरेश जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला है। तो ये रही उनकी इमेज, आप देख सकते हैं। अगर कभी भी ये इमेज आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंग भी हैं। अब जब इतना बड़ा ग्रुप बनेगा जिसका उद्देश्य देशों के बीच में युद्ध करने से रोकना है, तो अकेला एक ग्रुप तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं सकता। इसीलिए इन्होंने अपने कुछ पार्ट्स बना रखे हैं, जो कि हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो इन सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं महासभा के बारे में। महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सारे कैंडिडेट हैं ना, वो महासभा के सदस्य होते हैं। और प्रत्येक राष्ट्र महासभा में केवल 5 प्रतिनिधि ही भेज सकता है, लेकिन मतदान के समय केवल एक राष्ट्र ही मतदान कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वह 5 कैंडिडेट भेज सकते हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम सिर्फ एक नेशन ही वोटिंग कर सकता है, यानी एक राष्ट्र ही वोट कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है और इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है, जो कि हैं अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच। तो इन सारी लैंग्वेजेस को आप याद कर लें, क्योंकि कई बार जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैचिंग करने के लिए आजकल काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे कि हमारे MPPSC का प्री हुआ या UPSC का, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा मैचिंग वाले ही क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुमेलित कीजिए। तो कई बार ये लैंग्वेजेस आ जाती हैं और बता दिया, हमसे पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघों में कितनी भाषाओं में कार्य किया जाता है। तो आपको ये भाषाएं पता होनी चाहिए, जो कि हैं अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच। अगला नंबर है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है और एक प्रकार की कार्यपालिका है,
यह परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। जब भी दो राष्ट्रों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, जब भी दो राष्ट्रों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है सुरक्षा परिषद के द्वारा। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, इनमें से 5 स्थायी होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। अब जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो आप ध्यान से सुनिए, चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। तो ये सारे के सारे सदस्य जो स्थायी हैं, बाकी जो बचे वो सभी अस्थायी सदस्य हैं और केवल 2 वर्षों के लिए ही महासभा में चुने जाते हैं। तो सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत ही प्रमुख अंग है, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और जब भी कभी दो राष्ट्रों के बीच कोई विवाद होता है तो उसे दूर करने का काम भी सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला नंबर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए किसी भी देश के साथ, और मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। इसलिए 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की घोषणा भी इसी परिषद ने की थी। तो ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसका उद्देश्य सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो भी हमारे देश के सामने जो सामाजिक समस्याएं होती हैं और जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं, तो एक तो सामाजिक हो गई हमारी, एक स्वास्थ्य हो गई, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो हमारे देश में देखने को मिलती हैं तो वह आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा सॉल्व की जाती हैं। और साथ ही साथ हमारे देश में बहुत ज़्यादा जातिवाद भी फैला हुआ है, और जो कि भाषा या धर्म या लिंग के आधार पर कई बार लोगों के साथ किया जाता है। तो यह भेदभाव किसी के साथ ना हो, तो इस बात का भी ध्यान आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा रखा जाता है। अगला नंबर है संरक्षण परिषद। संरक्षण परिषद विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। तो जब विश्व युद्ध हुआ था तो 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया था। तो इस संरक्षण परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिसमें वह सफल भी हुआ। तो संरक्षण परिषद, संरक्षण का मतलब क्या होता है? आश्रय। तो एक तरह से ये जो संरक्षण परिषद है इसने उन पूरे 11 राज्यों को आज़ाद किया और जिसको करने में वह सफल भी हुआ। तो जब भी कोई नेशन किसी राज्य को अपने कब्जे में ले लेता है तो उसे वापस कराने का काम संरक्षण परिषद का है। अगला नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जिस तरह हमारे देश में कानून को तोड़ने वालों के लिए न्यायालय की व्यवस्था है, इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में जो विवाद हो जाता है उस विवाद का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। और इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, तो वो 15 हैं जो कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हैंग नामक शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय न्यायाधीश रहे हैं उनके नाम ज़रा आप ध्यान से सुन लें। श्री BN राव, श्री नागेंद्र, श्री RS पाठक, ये जो लोग हैं वो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। ये बहुत सम्मान की बात है कि हमारे भारत के न्यायाधीश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो हैं दलबीर भंडारी, जो कि 2020 तक इस पद पे कार्यरत रहेंगे। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगले नंबर पर सचिवालय। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का दैनिक कार्य करती है, यानी दिन भर में जो भी सारे काम होते हैं वो सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। तो इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होगा उसे सुरक्षा परिषद की सहमति से ही 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो ये है सचिवालय का काम। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ एजेंसीज़ के बारे में। वैसे तो बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं इनकी, लेकिन यहाँ हम जानेंगे कुछ खास एजेंसीज़ के बारे में जिनके नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से जो सहयोग मिला है उसके बारे में हम जानते हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं। पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की है। तराई मतलब जहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का कृषि को योग्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगला जो एजेंसी है वो है यूनेस्को। इसने शिक्षा के प्रसार में सहायता बहुत की है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे मलेरिया, पोलियो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ही देन है, यानी इन्होंने इस बीमारी के बारे में लोगों को अवगत कराया, उसके रोकथाम के उपाय बताए, वैक्सीन वगैरह के बारे में लोगों को अवगत कराया। तो WHO ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, जिसका फ़ायदा हम भारतवासियों को हुआ। अगली एजेंसी है यूनिसेफ। इसने बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य किया है। और एक और जो एजेंसी है वो है यूनिफेम। यूनिसेफ अलग चीज़ है, यूनिफेम अलग चीज़ है। यूनिफेम जो काम करती है वह महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, लैंगिक समानता यानी कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसमें समानता लाने के लिए हमारे समाज में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल पैसा, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। और मानव अधिकार मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उनकी सहायता की रक्षा करते हैं। अब मानव अधिकार क्या हैं ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डीपली हम नहीं जाते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जो मानव अधिकार हैं वो व्यक्तियों के बीच में समानता सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है, जिसे भारत में 1993 यानी 1953 में बनाया गया। मानव अधिकार आयोग गठित किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन हमारा बहुत काम का है कि मानव अधिकारों जो बनाया गया है वो कब बनाया गया, तो वो बना है 10 दिसंबर 1948 को। तो मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हम इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ये जो जानकारी है यह है हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसमें हमने जाना उसके प्रमुख अंग के बारे में, क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत पड़ती है, क्यों उसे बनाया गया, उसके क्या काम होते हैं, क्या क्या उसकी एजेंसीज़ होती हैं जिससे हमारे भारत को फ़ायदा हुआ। और सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि विश्व में सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी से फ़ायदा होता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य हमारे देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और दो देशों को आपस में लड़ने से रोकना है। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो इसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से ही आपस में जो देशों के बीच में मतभेद चल रहा था उसको सुलझाया गया। उनकी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और युद्ध ना करने का निर्णय लिया, क्योंकि जब दो देश होते हैं और वो पावरफुल होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कंपटीशन होगा किसी न किसी चीज़ को लेकर और वो युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। तो इसीलिए इस ग्रुप को बनाया गया है ताकि देश में और ज़्यादा युद्ध ना हो सकें, क्योंकि इसका उदाहरण हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में देख चुके हैं कि किस तरह से देश में जान मान की क्षति होती है और बहुत ज़्यादा संपत्ति को भी नुकसान होता है। लगभग करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है इन वर्ल्ड वॉर में। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है 24 अक्टूबर को, है ना। तो गाइस ये थी जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसमें हमने जाना संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, उनके अंगों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।